हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो साइटोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। याद रखिएगा, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th यानी कि इन चारों क्लासों में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखते हैं, पहली बात, जब भी आप अंतर लिखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो आप अंतर को दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? एक, पार्टीशन करके, जैसे मैंने लिखा है, अभी पार्टीशन किया हुआ है, इधर और इधर हम दोनों के बारे में लिखने वाले हैं, तो अंतर इस तरीके से भी लिखा जाता है। इसके अलावा हम अंतर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हेडिंग बना करके, यानी पहले हम डीएनए के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिख दें 1 2 3 करके, और इसके अलावा हम आरएनए के बारे में भी 1 2 3 करके फिर पॉइंट टू पॉइंट लिख दें, तो वो भी अंतर ही होता है। ठीक है, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए हम यही जो है मेथड फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या अंतर होता है। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर आप शॉर्ट फॉर्म लिखा हो कहीं पर, तो उसको हम डिटेल में बताते हैं क्या होता है उसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। मैंने बताया था कि डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, ठीक है, अभी एक बार फिर मैं जिक्र करूंगा। और ये क्या होता है, ये केवल, यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो केवल क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब जान लेते हैं फुल फॉर्म में क्या गड़बड़ी हुई है। ये डीऑक्सी और ये सिर्फ और सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है, ध्यान दीजिएगा। अगर इस डीऑक्सी को हटा दें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसमें भी है उसमें भी है, सेम होता है। तो डीऑक्सी का मतलब क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिएगा, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो डीएनए में जो होता है वो डीएनए शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर? डीएनए शुगर। इसमें जो है डीएनए शुगर पाया जाता है, और डीएनए शुगर का फार्मूला क्या होता है, C5H10O4, ये डीएनए शुगर का फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन मॉलिक्यूल की संख्या 5 है, इसलिए इसे पेंटोज शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोज। याद रखिएगा, ये पेंटोज शुगर भी कहलाता है, ठीक है। विशेष तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए में या आरएनए में कौन सा शुगर होता है, तो आपका जवाब बनेगा राइबोज शुगर। तो राइबोज इसमें भी है, राइबोज इसमें भी है। तो जो राइबोज शुगर होता है वो पेंटोज शुगर कहलाता है, और पेंटोज का फार्मूला ये है C5H10O5 होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें आरएनए शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर? आरएनए शुगर। और इसका फार्मूला क्या है? C5H10O5। याद रखिएगा, जहां पर अगर देखा जाए तो ये पेंटोज शुगर का फार्मूला है 5-10-5, लेकिन अगर वो डीएनए है तो डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाया जाता है, यानी ये चीज, इसमें से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, यहाँ पर एक इसमें से माइनस होता है, यानी डिलीट ऑफ 1 ऑक्सीजन लिखा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है तो 5 में से एक हटा देंगे, यानी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम डिलीट कर देंगे, तो वो कहलाता है डीऑक्सी। यहाँ इसलिए एक कम है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट ये है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो डीएनए एक टाइप का आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? ये एक प्रकार का आनुवंशिक क्या है, पदार्थ होता है, ठीक है। आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को, पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो डीएनए का एक काम होता है, डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति करने का काम करता है।
तो याद रखिए, इसीलिए हम लोग जानते हैं। तो बताया गया डेफिनेशन क्या है कि डीएनए एक टाइप का आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी यही वो पदार्थ है जो हमारे लक्षणों को हमारी संतानों तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आरएनए के केस में कहा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ है सूचना वाहक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? सूचना वाहक पदार्थ होता है, यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ ना होकर के सिर्फ सूचनाओं का वहन करता है, इसलिए इसको हम सूचना वाहक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिएगा, ये केंद्रक में, ठीक है, बेसिकली लोकेशन इसका केंद्रक ही होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके अलावा ये हरित लवक में भी पाया जाता है। तो ये इसका खास तौर पे लोकेशन होता है। लेकिन आरएनए के बारे में अगर बात किया जाए तो आरएनए केंद्रक के साथ साथ कोशिका के अन्य कोशिकांगों में भी पाया जाता है। तो याद रखिए, संपूर्ण कोशिका में पाए जाते हैं। ये संपूर्ण कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर तो पाया ही जाएगा। इसके अलावा केंद्रक के बाहर जो भी कोशिकांग होते हैं कोशिका द्रव के अंदर, उनमें भी जो है लगभग ये आरएनए पाया जाता है। दूसरी बात, अगर बात करें तो डीएनए 2 धागों की संरचना होती है। कैसी? 2 धागों की संरचना है, यानी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं। वैसे आप जानते हैं कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो डीएनए जो है नॉर्मल कंडीशन में अगर है तो वो डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, 2 धागों का होता है। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है ज़्यादातर कंडीशन में। अगर वो नॉर्मल स्टेट में है तो इस तरीके से वो पाया जाएगा। चलिए, इसके अलावा अगर देखा जाए आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए एकल धागे की संरचना होती है। कैसे? एकल धागे की संरचना होती है, यानी कि आरएनए में एक धागा पाया जाता है। अच्छा, ये बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए किस चीज के द्वारा बना होता है, किसके द्वारा बना होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? तो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण गुणसूत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो डीएनए है वो किससे बनता है? गुणसूत्र से बनता है। लेकिन आरएनए जो बनता है ये डीएनए से बनता है। ठीक है, जो आरएनए है ये डीएनए से बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्पेशल पॉइंट है। फॉर्मेशन के लिए अगर पूछा जाए तो कौन बनाता है, याद रखिएगा, डीएनए का फॉर्मेशन क्रोमोसोम करता है और आरएनए का निर्माण डीएनए द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर इसको हम खोजकर्ता को भी इसमें शामिल कर लें तो एक डिफरेंस बन सकता है। तो नॉर्मली खोजकर्ता को हम, डिस्कवरर को हम डिफरेंस में नहीं लगाते हैं, नहीं यूज करते हैं। फिर भी अगर आप लिख देते हैं कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो डीएनए की अगर खोज की बात किया जाए तो आर फ्रैंकलिन और एम विकलिंग ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। पिछली वीडियो में बताया गया था, जो आपको डीएनए का टॉपिक पढ़ाया गया है, डीएनए की बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था डीएनए की खोज के बारे में। आरएनए की खोज के बारे में बात करें तो सवेरो ओकोवा, इसके अलावा रॉबर्ट होले, और इसके अलावा कॉर्न वर्ग, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये खोजकर्ता को अगर हम इन्वॉल्व कर लें डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो ये आपका डिफरेंस इतना बन सकता है। इसके अलावा अगर देखें हम तो बताया गया
कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। कौन कौन? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और यूरेसिल होता है। और इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी एडेनिन होता है, लेकिन थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन के स्थान में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ग्वानिन इसमें भी होगा और साइटोसिल इसमें भी होता है। यानी जो स्पेशली डिफरेंस है वो क्या होगा, ये जान लीजिएगा। इसमें यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है, ये विशेष बात है। और इसमें क्या होता है? थाइमिन नहीं होता है। इसमें टी यानी कि थाइमिन नहीं होता है। ये स्पेशल पॉइंट है। बेसिकली आप जानते हैं डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर बनाया गया था डीएनए का और सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया था आरएनए का, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था जो है कि कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, ये तो थी बात थाइमिन और यूरेसिल की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो खास तौर पे ये बात आप जानते हैं कि डीएनए स्पेशली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? ठीक है, ये आपको पता ही है। पहला हमने बताया था कि ये लीनियर डीएनए यानी कि रेखीय डीएनए, और दूसरा बताया था हमने वृत्ताकार डीएनए, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार थे, लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं। लेकिन आरएनए की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मैंने बताया था। कौन कौन? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं। तो खास तौर पे अगर आप इतना पॉइंट लिख देते हैं तो इतने से आपका जो काम चल सकता है। याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए को हमने बताया कि 2 तरीके से लिखा जा सकता है। दोनों तरीका आप फॉलो कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है डिफरेंस लिखने के लिए, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं कि मटेरियल हमने क्या लिखा है, थोड़ा उसको और ज़्यादा डिटेल में बता दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी का मतलब होता है कि जब पेंटोज शुगर में से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, पेंटोज शुगर का यही फार्मूला होना चाहिए 5-10-5, ये रियल फार्मूला है। लेकिन जब पेंटोज शुगर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से एक इसमें से हटा दिया जाता है, 5 के स्थान पे 4 रख दिया जाता है, तब वो पेंटोज शुगर कहलाता है डीएनए शुगर, ठीक है। यानी कि एक ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, इसलिए इसको डीऑक्सी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डीऑक्सी। फिलहाल आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए हो या आरएनए, दोनों में कौन सा शुगर होता है, तो आप पेंटोज शुगर का ही नाम लेंगे, क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए कार्बन की संख्या 5 है, और जब कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसे हम पेंटोज शुगर कहते। चलिए, दूसरी बात कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। आनुवंशिक पदार्थ मैंने बताया भी पीछे कि आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को, माता पिता के लक्षणों को उनके नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं, पीढ़ी में ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग आनुवंशिक पदार्थ। इसके अलावा आनुवंशिक पदार्थ के तौर पे डीएनए तो होता ही है, इसके अलावा सेल के अंदर गुणसूत्र भी होता है, जीन भी होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। तो ये सारे मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ ही कहलाते हैं, ठीक है। आरएनए की जहाँ तक बात करते हैं तो आरएनए सूचना वाहक पदार्थ होता है, यानी ऐसे पदार्थ दो मैसेज को इधर से उधर करते हैं, ठीक है। सेल के अंदर एक कोशिकांगों से सूचना को दूसरे कोशिकांगों तक पहुँचाने का जो काम होता है वो बेसिकली जो है आरएनए का ही होता है, इसलिए इसको हम सूचना वाहक के नाम से जानते हैं। अच्छा, डीएनए का अगर लोकेशन पूछा जाए तो डीएनए खासतौर पे केंद्रक में ही पाया जाता है, ये बात आप जानते रहिएगा। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई लोकेशन पूछा जाए तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बता सकते हैं, या फिर आप हरित लवक भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पाया। लेकिन आरएनए जो है बेसिकली ये खास तौर पे
हर भाग में पाया जा सकता है। कोशिका में जितने पार्ट होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, लगभग देखे जाएं 2-4 को छोड़ करके लगभग सभी में पाया जाता है। ठीक है, केंद्र के अंदर और उसके बाहर कोशिका द्रव में भी ये पाया जाता है। अच्छा, 2 धागों की संरचना एक बात विशेष तौर पर मैं बता दूं, और जो कि छूट गया है इसको मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल पॉइंट जो है उसको भी हम लोग इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, एक बात बताना भूल गया मैं कि डीएनए जो होता है ये ऋण आवेशित होता है। डीएनए जो होता है ये ऋण आवेशित होता है, यानी कि अगर आपसे चार्ज पूछा जाए कि डीएनए पर किस प्रकार का चार्ज होता है, तो ये नॉर्मली माइनस चार्ज होता है, यानी कि ये ऋण आवेशित होता है। ठीक है, लेकिन इससे कोई आवेश का लेना देना नहीं, यानी कि आरएनए पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर आवेश नहीं होता है। ठीक है, आवेश की बात इस पर नहीं की जाती, याद रखिएगा। एक बात और, जहां तक बात करें डीएनए के नेचर की, तो जितने भी जीवधारी होते हैं, हर जीवधारी में डीएनए का जो फंक्शन है, उसका जो कोड होता है, ये अलग अलग होता है। ये बात आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो अलग अलग जीवों में ये अलग अलग होता है, यानी कि जितने भी जीवधारी आप देख रहे हैं, सभी के अंदर, सभी की कोशिकाओं में जो डीएनए होते हैं वो अलग होते हैं। हमारे डीएनए किसी दूसरे जीव के डीएनए से मैच नहीं कर सकते हैं, ये बात आप जानते रहिएगा। ये स्पेशल पॉइंट है। इस चीज़ को खास तौर पे हम लोग जो है एक थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें अगर, तो जितने भी जीवधारीगर हैं, खासतौर पे जीवाणु से लेकर के बड़े बड़े जो जीव होते हैं, सभी के अंदर अगर एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, नियर अबाउट देखा जाए, या आरएनए का। तो ये जो है सभी जीवों में लगभग समान होते हैं। ठीक है, यानी कि आरएनए की जहां तक बात करते हैं, तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो लगभग सभी जीवों में एक जैसा ही होता है। तो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन डीएनए और आरएनए। इस चीज़ को आप 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, खासतौर पर ये तरीका सबसे बेटर माना जाता है। अच्छा, तुमने बताया था कि डीएनए जो होता है वो 2 धागों का स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है डीएनए। कभी कभी रेयर केसेस में ये सिंगल डीएनए या एसएस डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा था डीएस डीएनए। ठीक है, वो डबल स्टैंडर्ड होता है। एक हमने पढ़ा था सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एसएस डीएनए। तो एसएस डीएनए नॉर्मली पाया नहीं जाता, बल्कि उसका फॉर्मेशन किया जाता है। जब डीएस डीएनए टूटता है तो उसी से एसएस डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और आगे चल करके वही एसएस डीएनए आगे चेंज हो जाता है आरएनए के रूप में। तो जो आरएनए वो एकल धागे की संरचना होती है, ऑलवेज, हमेशा एक ही धागा पाया जाएगा आरएनए में, किसी भी प्रकार का आरएनए हो। डीएनए का फॉर्मेशन गुणसूत्र के द्वारा होता है और आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होता है, यानी डीएनए जो है वो गुणसूत्र से बनता है और जो आरएनए वो डीएनए से बनता है, याद रखिएगा। खोजकर्ता को चाहे शामिल करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ अगर आप जानते हैं दोनों के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में, तो ये जानकारी आपको आगे बहुत काम देने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल के टोटल टॉपिक को क्लियर किया है। याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल में हम लोगों ने डीएनए और डीएनए के साथ साथ उसके तमाम छोटे छोटे हेडिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को, प्रकार को, कार्य को स्टडी किया है। आरएनए को भी हम लोगों ने क्लियर किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टॉपिक में न्यूक्लिक अम्ल में वो 2 ही हैं, डीएनए की संरचना और आरएनए तथा डीएनए में अंतर। ये 2 टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे कोशिका विज्ञान के एक नए हेडिंग को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।